जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। मेरे वीडियो आपको लगातार प्राप्त हो रहे होंगे और अगर पुराने वीडियो देखना है और आगे के वीडियो भी लगातार आपको प्राप्त हों, इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं में गणित विषय का अध्ययन करेंगे और हमारा अध्याय 3 तक वीडियो कंप्लीट हो चुके थे। आज से हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 4, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों, वैसे तो रैखिक समीकरण को आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने एक चर वाला रैखिक समीकरण माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ लिया है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, अब इसको रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? तो ऐसी समीकरण जो एक सरल रेखा का निर्माण करें उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जब हम इसको ग्राफ पर बनाते हैं तो ये एक सरल रेखा का निर्माण करती है, इसलिए हम इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। अब दो चर वाली रैखिक समीकरण, तो क्या एक चर वाली रैखिक समीकरण भी होती है? तो हाँ दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा x धन 5 बराबर 0, ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है। इसको हम ग्राफ पर भी दर्शा सकते हैं, या आपने पढ़ा होगा x ऋण 2 बराबर 3, यह भी एक चर वाली रैखिक समीकरण है। अगर इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ऋण 2 का पक्षांतरण करें तो जाता है 3 धन 2, तो x बराबर 5। इस प्रकार के समीकरण को आप अगर x बराबर 5 एक बिंदु के रूप में लेते हैं तो आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। x बराबर 5, 1 2 3 4 5 धन दिशा की ओर, ये हो गया आपका x बराबर 5। तो ये समीकरण हो गई आपकी एक चर वाली रैखिक समीकरण। अब दो चर वाली रैखिक समीकरण किस अवस्था में समीकरणों का निर्माण होता है, तो एक उदाहरण से समझते हैं कि दो छात्रों ने मिलकर एक गरीब छात्र की सहायता के लिए पैसे एकत्रित किए। दो छात्र हैं, एक छात्र है x, एक छात्र है y, और इन दोनों ने कुछ पैसे एक गरीब छात्र की सहायता के लिए मिलाए। अब किसने कितना मिलाया ये पता नहीं, लेकिन दोनों ने मिलकर के 100 रुपये मिलाए। अब ऐसी स्थिति में हमें यह पता नहीं चल पा रहा है कि x ने कितने रुपये मिलाए और y ने कितने मिलाए, लेकिन दोनों के पैसे मिलकर के 100 रुपये होते हैं। तो यहाँ पर हम ना तो x और ना ही y, दोनों की राशियाँ अज्ञात है। अब दोनों की राशियाँ अज्ञात है, लेकिन दोनों ने मिलकर के 100 रुपये मिलाए, तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x धन y बराबर 100। अब इसके अनेक संभावनाएं हो सकती है। अनेक संभावनाएं हो सकती है कि हो सकता है x ने 10 रुपये मिलाए हों, तो इसका मतलब है y ने 90 मिलाए होंगे। यह भी हो सकता है कि x ने 20 रुपये मिलाए हों, तो फिर y ने 80 मिलाए होंगे। यह भी हो सकता है कि x ने 30 रुपये मिलाए हों, तो y ने 70 मिलाए हों। अनेक संभावनाएं, या हम कह दें कि अनेक हल हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमें ये पता नहीं है कि इस अकेले ने और इस अकेले ने कितने पैसे का उसमें सहयोग किया था, लेकिन ये पता है कि दोनों ने मिलकर के 100 रुपये का कलेक्शन किया है। ऐसी स्थिति में आप x और y के लिए कई तरह की संभावनाएं बना सकते हैं। इसीलिए एक रैखिक समीकरण के अनंत अनेक हल होते हैं। यह भी हो सकता है कि इसने केवल 1 रुपया मिलाया, y ने 99 रुपये मिलाए, और यह भी हो सकता है कि x ने 85 रुपये मिलाए हों, तो फिर y ने 15 रुपये मिलाए हों। इस प्रकार से 100 रुपये का पूरा कलेक्शन हुआ। तो यहाँ से एक समस्या का समाधान ये भी निकल करके आता है कि एक रैखिक समीकरण के अनेक अनंत हल होते हैं। दो बल्लेबाज हैं क्रिकेट मैच में, और उस क्रिकेट मैच में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के अभी तक 125 रन बना लिए हैं। अब दो बल्लेबाज है, एक बल्लेबाज है x, एक बल्लेबाज है y, और दोनों ने मिलकर के
अभी तक 175 रन बना लिए हैं मान लो। अब दोनों बल्लेबाजों का कुल मिलाकर के ये स्कोर है। अब आपको इनका व्यक्तिगत स्कोर नहीं पता है, बस हमें ये पता है कि हाँ दोनों ने मिलकर के 175 रन बनाए, तो अनेक संभावनाएं बन जाती हैं। इसलिए एक रैखिक समीकरण के अनेक अनंततः हल होते हैं। अब जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं दोस्तों, वो परंपरागत रूप से x और y दो चर का चयन किया जाता है, लेकिन यह कोई निश्चित नियम नहीं है, कोई निर्धारित नियम नहीं है। आप अन्य चरों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप 2s धन 5t बराबर 7, तो यहाँ पर s और t का चयन किया गया है, तो यह भी दो चर वाली रैखिक समीकरण है। ऐसा कोई बिल्कुल नियम नहीं कि x और y का ही चयन किया, लेकिन परंपरागत रूप से आप x और y का चयन कर सकते हैं। अब अगर हम इस समीकरण को परिभाषित करने की कोशिश करें कि रैखिक समीकरण की परिभाषा क्या है, लेकिन सामान्यतः बात यह है कि इनको रैखिक समीकरण कहा ही इसलिए जाता है कि जब हम ग्राफी निरूपण करते हैं तो एक सरल रेखा का निर्माण करती है। इसलिए रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, तो जो लीनियर शब्द है वो लाइन से ही आया है, लीनियर वर्ड्स कम फ्रॉम लाइन। ऐसे रैखिक शब्द जो आया है वो एक सरल रेखा से आया है। अब देखते हैं हम कि अगर हम इनको परिभाषित करें तो ये जो समीकरण होती है ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 प्रकार की होती है। रैखिक समीकरण है को इस प्रकार में लिखा जा सकता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 प्रकार की होती है, जहां a b c कोई वास्तविक संख्या होगी। और एक शर्त है कि a और b दोनों ही शून्य नहीं होना चाहिए। दोनों ही शून्य नहीं होना चाहिए। अब यहां पर a b c ये कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। a की जगह 2 हो सकता है, b की जगह ऋण 3 हो सकता है, c की जगह कुछ हो सकता है, a की जगह 2/5 हो सकता है। x और y इसी प्रकार से रहेंगे, लेकिन a और b दोनों ही शून्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है या तो a शून्य हो सकता है चल जाएगा, या केवल b शून्य हो सकता है तो चल जाएगा। a भी शून्य ना हो, b भी शून्य ना हो तो ये भी चल जाएगा। लेकिन अगर a भी शून्य हो गया और b भी शून्य हो गया, ऐसी स्थिति में यह एक रैखिक समीकरण नहीं रहेगी। ये जो ax धन by धन c बराबर 0 है, इसे रैखिक समीकरण का मानक रूप कहते हैं। रैखिक समीकरण का मानक रूप कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है या 1 नंबर के प्रश्न में आ जाता है कि रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो दोस्तों ax धन by धन c बराबर 0 रैखिक समीकरण का मानक रूप कहलाता है। और परिभाषा भी यहीं से आती है कि ऐसी समीकरण जिसे ax धन by धन c बराबर 0 प्रकार से लिखा जा सकता हो, जहां a b c तीनों ही वास्तविक संख्या हो और a और b दोनों ही शून्य नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और ax धन by धन c बराबर 0 रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो ये परिभाषा हो गई। लेकिन रैखिक समीकरण को पहचान हम इस प्रकार से भी जाते हैं कि अगर ग्राफी निरूपण करें तो एक सरल रेखा का निर्माण करती है। आपके इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, जहाँ पर हम x और y को प्रयोग करके सवालों का हल करते हैं। आइए प्रश्नावली 4.1 को हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली 4.1 उसका पहला प्रश्न, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। आराम से प्रश्नों को पढ़िए और इस तरह के इबारती सवालों को पहले शब्दों के रूप में ही लिखना चाहिए और फिर गणितीय भाषा देनी चाहिए, तो आप आसानी से समीकरण बना लेंगे। देखिए किस तरह से, एक नोटबुक की कीमत, तो हमने यहाँ लिख लिया एक नोटबुक
बुक की कीमत, एक कलम की कीमत से, एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। जिसकी कीमत को 2 गुनी करना उसी को करना है। तो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो ये 2 का गुणा कर दिया, यहाँ बीच में हमने बराबर लगा दिया। अब हम मान लेंगे, माना कि एक नोटबुक की कीमत ₹100 है और एक कलम की कीमत ₹Y है। बस अब ये मान रख दीजिए, नोटबुक की कीमत की जगह x, तो नोटबुक की कीमत की जगह पर x बराबर कलम की कीमत पर y गुणित 2, मतलब ये हो गया x बराबर 2y। यह भी एक रैखिक समीकरण है, x बराबर 2y, ये भी एक रैखिक समीकरण है। आप चाहें तो 2y को इधर भी ला सकते हैं, तो 2y को इधर लाए तो x ऋण 2y बराबर 0, तो यह भी आपकी एक रैखिक समीकरण है। तो इबारती सवालों में सवालों को पढ़ करके पहले शब्द के रूप में लिख लेना चाहिए, फिर शब्द के रूप में लिखने के बाद गणितीय भाषा x और y मान करके उनके मान रखोगे तो आप गलती नहीं करोगे और सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। ये प्रश्नावली 4.1 का दूसरा सवाल है। निम्नलिखित समीकरण को इस रूप में व्यक्त करना है। पहले तो आप इसको ax धन by धन c के रूप में उन समीकरणों को व्यक्त करना है और उसके बाद आपको a, b और c के मान निकालना है। तो ये पहला सवाल है। तो ये ax धन by धन c नहीं, ये c उधर है तो c को पहले इधर ले आएंगे, तो ये हो गया ax धन by ऋण 9.35 बार बराबर 0। तो अब ये हो गया है दोस्तों ax धन by धन c बराबर 0 के रूप का। अब a, b, c के मान ज्ञात करो। तो ये ax है तो a हो गया यहाँ पर 2, by तो b हो गया 3 और ये हो गया c, तो ये ऋण सहित हो जाएगा 9.35 बार। ये सेकंड क्वेश्चन है, x बराबर 3y। तो x बराबर 3y, तो इसको भी ax धन by धन c के रूप में बदलने के लिए 3y को इधर लाएंगे। तो पक्षांतरण करने पर 3y बराबर के इधर लाए तो ऋण का हो गया बराबर 0। आप c नहीं है तो यहाँ धन c बराबर 0 भी लिख सकते हैं। अब ax, तो x के साथ कोई संख्या नहीं है तो उसको 1 मानेंगे, x का कोई गुणांक नहीं है तो यहाँ पर a की जगह पर हम 1 मानेंगे। by, तो यहाँ पर b ऋण 3 है और c 0 हो गया। इस सवाल को देखेंगे तो ax तो है यहाँ पर, लेकिन y के साथ y है ही नहीं। तो जब y नहीं है तो मैं उसको लिख सकता हूँ 0 गुणित y। तब हम लिख सकते हैं उसको 0 गुणित y, क्योंकि इसमें y नहीं है। तो अगर x नहीं होता तो 0 गुणित x लिख देंगे। तो ax धन by चाहिए तो यहाँ पर y नहीं था तो 0 गुणित y धन 2 बराबर 0। ऐसा करने से ax तो a 3 हो गया, b 0 हो गया, धन c आपका 2 हो गया। इस प्रकार से इन सवालों को ax धन by धन c के रूप में बदलकर आप हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 4.1 प्रश्नावली आपकी पूरी हो जाती है। कुछ सवाल मैंने आपके लिए छोड़ दिए, उन्हें आप हल कीजिए। बहुत सरल प्रश्नावली है और आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।